उसे हर कीमत पर हासिल करना है, चाहे उसके बाप को जेल में सड़ाना पड़े या उसके पूरे खानदान को बर्बाद करना पड़े। मेरा फैसला आखिरी है तारिक। जवार की सर्द और सफाक आवाज ने शीशे के शानदार केबल में गूंज कर मैनेजर तारिक की होश उड़ा दिए। 28 साल चौधरी जवार हाशिम एक मकरूर जागीरदार गिराने का चश्मो चराग और उस बड़ी मिल समेत कई कारोबारी अदारों का इकलौता मालिक था। बेपनाह दौलत और खानदानी ताकत ने उसे इन इंसान को अपने कदमों में झुकाने का आदी बना दिया था। उसके चौड़े माथे पर बड़ी शिकने और स्याह आंखों की वहशत बता रही थी कि इस वक्त अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। सर, रहमत अली साहब पिछले 20 साल से हमारे सीनियर अकाउंटेंट हैं। वो इंतहाई ईमानदार आदमी है। उनका खानदान भी बहुत शरीफ है। तारिक ने खौफजदा लहजे में उसे समझाने की कोशिश की और लाल रंग की फाइल को बेसख्ता अपने सीने से लगा लिया। शराफत और ईमानदारी की कीमत होती है तारिक, और चौधरी जवार हर कीमत अदा करने की ताकत रखता है। तुम जाओ और मेरे अहकामात पर मनोअन अमल करो। जवार ने अपने घूमते हुए सर को कुर्सी की पुश्त पर खिड़की की तरफ मोड़ लिया। उसकी आंखों में एक वहशतनाक जुनून चमक रहा था। ये सरकश जुनून 22 साल कशफ के लिए था, जो उस रहमत अली की इकलौती बेटी थी। कशफ का तल्लुक एक आम से और सफ़ेद पोश मुतवस्सित तबके से था, लेकिन उसका वक़ार, उसकी सादगी और उसकी हया किसी भी मगरूर शहजादी को मात देती थी। कशफ की मंगनी उसके सगे खालाजाद कज़न हमजा के साथ मुकम्मल ख़ानदानी रजामंदी से तय पा चुकी थी, और उसका पूरा घराना उस शादी की तैयारियों में नहायत खुशी से मसरूफ़ था। जवार ने उसे ज़िंदगी में पहली बार तब देखा था जब रहमत अली की अचानक तबीयत ख़राब होने पर कशफ मिल में कुछ इंतहाई ज़रूरी फ़ाइलें देने आई थी। वो एक सादा सी सूती लिबास और सर पर बड़ी सी चादर का हिजाब लिए मिल के लंबे कॉरिडोर से नजरें झुकाए गुजर रही थी। उसकी नीची निगाहें चेहरे की बिला की मासूमियत और परवक्कार अंदाज देखकर सवार के कदम वहीं रुक गए थे। उसे पहली नज़र में ही कशफ के लिए एक शदीद और गैर मामूली जुनूनी कशिश महसूस की थी, जो एक ही पल में उसके आसाब पर मुकम्मल तौर पर हावी हो चुकी थी। रहमत साहब को फौरन मेरे दफ्तर में भेजो। सवार ने इंटरकॉम पर अपने पर्सनल सेक्रेटरी को इंतहाई हकीमाना अंदाज में हुक्म दिया और अपनी मेज पर रखी कशफ की धुंधली सी तस्वीर को घूरने लगा, जो उसने सिक्योरिटी कैमरों की रिकॉर्डिंग से खास तौर पर निकलवाई थी। कुछ ही देर बाद 50 साल बूढ़ा और ईमानदार रहमत अली जवार के आलिशान दफ्तर में दाखिल हुआ। उसके माथे पर पसीने के कतरे थे और चेहरे पर वफादारी की चमक थी। जी चौधरी साहब, आपने मुझे याद किया? रहमत अली ने नहायत अदब से अपना सर झुकाकर पूछा और हाथों को आपस में बांध दिया। आए आए रहमत साहब, तशरीफ रखें। आज आपसे कुछ इंतहाई ज़ाती और ज़रूरी बात करनी है। जवार ने अपनी मखसूस मुतकब्बिराना मुस्कुराहट के साथ हाथ का इशारा किया और अपनी कुर्सी से टेक लगाकर उन्हें गहरी नजरों से देखने लगा। हुक्म करें चौधरी साहब, मेरे लायक क्या खिदमत है? आपका जो भी हुक्म होगा मेरी सर आंखों पर। रहमत अली ने कुर्सी के किनारे पर नहायत मोहतात अंदाज में बैठते हुए खतरे हैरानी से पूछा, क्योंकि जवार हाशिम कभी किसी झूठे मुलाजिम से इतनी नरम लहजे में बात करने का आदी नहीं था। रहमत साहब, आपकी एक बेटी है कशफ, मैं उसे शादी करना चाहता हूँ। आप मुंह मांगी रकम मांगे, मैं आपको इस मिल में अपने बराबर का पार्टनर बनाने के लिए भी तैयार हूँ। बस आप अपनी बेटी का रिश्ता मुझे दे दें। जवार ने बगैर किसी लंबी चौड़ी तमहीद के सीधा मुद्दा बयान किया और रौनक से रहमत अली के चेहरे की तेजी से बदलते रंगों का मुशाहिदा करने लगा। रहमत अली के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो चंद लम्हों के लिए बिल्कुल सुन से हो गए, फिर उनके अंदर का सोया एक गैरतमंद और गरीब बाप पूरी शिद्दत से जाग उठा। ये आप क्या कह रहे हैं चौधरी साहब? मेरी बेटी की मंगनी मेरे भांजे से हो चुकी है और अगले महीने उसकी शादी है। और रही बात पैसों की और मिल में हिस्से की, तो मेरी बेटी कोई बिकाऊ माल नहीं है जिसे मैं आपकी दौलत की चमक की अवज बेच दूं। रहमत अली ने अपनी कुर्सी से झटके से खड़े होकर इंतहाई सख्त और गज़बनाक लहजे में दो टूक अल्फाज में जवाब दिया। अपनी औकात और अपना लहजा मत भूले रहमत साहब। जवार जिस चीज़ पर उंगली रख देगा वो हर हाल में उसकी होकर रहती है। मैं इंतहाई शराफत से मांग रहा हूँ, दे दे, वरना मुझे छीनना भी बहुत अच्छी तरह से आता है। जवार की आसमान से बातें करती अना को शदीद ठेस पहुंची थी और उसने शीशे की मेज पर जोर से अपना मुक्का मारकर अपनी ताकत का खौफनाक एहसास दिलाया। मेरी जान चली जाएगी, लेकिन मेरी बेटी आप जैसे मगरूर और बेहिस इंसान के घर कभी नहीं जाएगी। आप मेरा इस्तीफा कल सुबह अपनी मेज पर समझे। मैं आपके बाद आज के बाद इस मिल में कदम नहीं रखूंगा। रहमत अली ने नहायत वकार और बहादुरी के साथ इस पेशकश को ठुकराया
और मुड़कर तेजी और गुस्से भरे कदमों से दफ्तर से बाहर निकल गया। इस 2 कौड़ी के बूढ़े की इतनी जुर्रत! किसने मुझे मेरे मुंह पर इनकार किया? अब ये देखिएगा कि चौधरी जवार हाशिम की तौहीन का अंजाम कितना भयानक होता है। जवार ने दांत पीसते हुए शदीद गुस्से से कहा और फौरन अपने मैनेजर तारक को अपने दफ्तर में तलब किया। तारक, आज की रात मिल के तमाम खातों में हेर फेर कर दो। 2 करोड़ रुपए के गबन का सारा इल्जाम रहमत अली के सर आना चाहिए। कल सुबह की पहली किरण के साथ पुलिस उसके दरवाजे पर होनी चाहिए। मुझे कोई गलती नहीं चाहिए। जवार ने एक नहायत घनौनी साजिश तैयार की और तारिक को इंतहाई सख्त हदायत जारी की, जिसमें रहम की कोई रहमत नहीं थी। अगली सुबह रहमत अली के छोटे से 5 मरले के खस्ता हाल घर में क़यामत टूट पड़ी। पुलिस की 2 हुटर बजाती गाड़ियां उनके दरवाजे पर आकर रुकी और पूरे मोहल्ले के लोग तमाशा देखने के लिए इकट्ठे हो गए। रहमत अली, तुम पर चौधरी जवार की मिल के 2 करोड़ रुपए खर्च बर्द करने का इल्जाम है। हिम्मत कैसे हो तुम्हारी इतनी बड़ी चोरी करने की? तुम्हें अभी हमारे साथ थाने चलना होगा। एसएचओ ने रहमत अली का गिरबान बेदर्दी से पकड़ते उसे सबके सामने हथकड़ी लगा दी और धक्का देकर सहन में गिरा दिया। खुदा के वास्ते मेरे बाप को छोड़ दे, वो इंतहाई ईमानदार और शरीफ इंसान है। उन्होंने कभी 1 रुपया हराम का नहीं खाया। ये जरूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। कशिफ जारों के तार रोते इंस्पेक्टर के आगे हाथ जोड़ रही थी और उसकी बूढ़ी माँ सदमे से जमीन पर बैठी अपने सर में खाक डालकर बैन कर रही थी। ये फैसला अब अदालत करेगी कि वो शरीफ है या चोर। अब इसे हमारे साथ हवालात जाना होगा। इंस्पेक्टर ने कशफ को पड़े धकेला और रहमत अली को कॉलर से खींचकर पुलिस वैन में बिठा दिया और गाड़ी तेजी से दूर उड़ाती हुई वहां से चली गई। कशफ के खानदान खानदान की बरसों की कमाई हुई सारी इज्जत एक पल में खाक में मिल गई थी। उन्हें इस जिल्लत भरी दलदल से निकलने का कोई कानूनी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। सारे रिश्तेदारों ने भी उनसे फौरन मुंह मोड़ लिया था और कजन हमजा के घर वालों ने भी बदनामी के डर से मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली थी। 2 दिन बाद कशफ मुकम्मल तौर पर अंदर से टूट चुकी थी। उसके बूढ़े बाप को हवालात में पुलिस के गुंडों की तरफ से शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था और शहर का कोई भी वकील चौधरी जवार के खौफ से उनका केस लड़ने को तैयार नहीं था। वो जानती थी कि ये सब किसका देत किया जा रहा है। वो अपनी इज्जत नफ्स को कुचल कर मजबूरी के तहत जवार के शानदार दफ्तर पहुंची। आओ कशफ, मुझे पक्का मालूम था कि तुम एक दिन जरूर मेरे पास खुद चल कर आओगी। जवार ने एक सफाक और फातिहाना मुस्कुराहट के साथ कशफ का इस्तकबाल किया, जो सुर्ख सूजी हुई आंखों और आंसू से तर चेहरे के साथ उसके सामने मुजरमों की तरह खड़ी थी। मेरे बाप को छोड़ दी चोरी साहब, हम गरीब हैं, बेबस लोग हैं। आपकी दुश्मनी और ताकत का मुकाबला हम बिल्कुल नहीं कर सकते। आप जो कहेंगे मैं अंधी होकर करने को भी तैयार हूँ, बस सुने कुछ मत करे। कशफ ने अपनी सारी अना, अपना गुरूर, अपना वक्कार एक तरफ रखकर जवार के सामने अपने कांपते हुए हाथ जोड़ दिए। मैंने तुम्हारे बाप को एक बहुत शानदार ऑफर की थी कशफ, लेकिन उसने अपने खोखले गुरूर में मेरी तौहीन की। मेरी शर्त यह है कि तुम आज रात ही मुझसे खुफिया तौर पर निकाह करोगी। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं ना सिर्फ तुम्हारे बाप पर से तमाम झूठे इल्जामात और एफआईआर वापस ले लूंगा, बल्कि उसे बाइज्जत बरी करवाकर घर भी पहुंचा दूंगा। जवार ने एक मसीहा का रूप धार कर कशफ के सामने अपने जालिमाना शर्त रखी और कुर्सी पर टांग रखकर उसकी बेबसी से लुत्फ अंदोज होने लगा। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी मंगनी हो चुकी है और मैं एक बाइज्जत घराने की बेटी हूँ। फिर इतना गिरा हुआ काम आखिर कैसे कर सकती हूँ? कशफ के दिल पर जैसे किसी ने बेदर्दी से खंजर चला दिया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों से बेबसी के आंसुओं का तेज सैलाब बह निकला और उसके घुटने फर्श पर टिक गए। तो फिर जाओ और जाकर थाने से अपने बाप की खून में लथपथ लाश वसूल करने की तैयारी करो। पुलिस इसे आज रात इतना मारेगी कि इसका कमजोर दिल की सदमा और दर्द बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। अब जिंदगी और मौत का फैसला सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। जवार ने इंतहाई बेहिसी और दरिंदगी से जवाब दिया और मेज पर पड़ी अपनी फाइलें खींच कर देखने लगा, जैसे उसे कशफ के रोने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं तैयार हूँ, आपसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ चौधरी साहब। बस मेरे बाप को जिंदा सलामत उनके घर पहुंचा दे, मैं अपना सौदा करने को तैयार हूँ। कशफ ने वादल खास्ता खून के कड़वे घूंट पड़कर अपने बाप की जान और अपनी खानदानी इज्जत बचाने की खातिर ये शर्त मान ली। उसकी लड़ती हुई आवाज में मौत जैसी सर्द मेहरी और शिकस्त का गहरा दुख था। उस रात के अंधेरे में जवार ने शहर से दूर अपने आबाई हवेली के एक इंतहाई खुफिया और तरीक हिस्से में एक बिकाऊ मौलवी
और 2 भरोसेमंद गवाहों का मुकम्मल बंदोबस्त कर रखा था। कश्यप एक बेजान कठपुतली की तरह खाली चादर में लिपटी वहां पहुंची। उसकी आंखों का पानी खुश्क हो चुका था। क्या तुम्हें चौधरी ज़हार हाशिम के साथ ये निकाह कबूल है बीबी? मौलवी ने कश्यप से रस्मी अंदाज में पूछा तो उसने बंद आंखों से अपने बाप का तशद्दुद ज़दा चेहरा तसव्वुर किया और लड़ती हुई मुर्दा आवाज में 3 बार हाँ कह दिया। जवार ने एक वहशियाना चमक के साथ निकाहनामे पर दस्तखत किए और ख़ुद अपने मोबाइल पर इंस्पेक्टर को फ़ोन करके रहमत अली को बाइज़्ज़त रिहा करने और उसे बाहिफाजत उसके घर छोड़ने का सख्त हुक्म दिया। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। तुम्हारा बाप बिल्कुल महफूज अपने घर पहुंच चुका है। अब तुम मेरी कानूनी और शरई मलकियत हो। अब तुम सिर्फ मेरी हो। जवार ने फ़ोन बंद करके कश्यप की तरफ देखा, जिसका कमज़ोर वजूद आने वाले खौफनाक लम्हात के लिए बुरी तरह से कांप रहा था। मुझे मेरे घर जाने दें। मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है। अब मेरा बाप आज़ाद हो गया है। अब मुझे जाने दें। कश्यप ने खौफजदा होकर पीछे हटते हुए कहा और तेज़ी से बाहरी लकड़े के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। इतनी भी क्या जल्दी है मेरी जान? तुम अब मेरी मनकूहा बीवी हो और बीवियों को इस तरह रात के वक्त अकेले घर नहीं जाने देते। मुझे मुझे पक्का यकीन दहानी चाहिए कि तुम आप अपनी इस 2 कोड़ी के कज़न के पास जाने के काबिल नहीं रही हो। जवार ने नहायत दरिंदगी से आगे बढ़कर कश्यप का नाजुक बाजू दबोचा और उसे ज़बरदस्ती बेडरूम की तरफ खींचने लगा। खुदा के लिए मुझे छोड़ दें। मुझ पर रहम करें चौधरी साहब। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरी इज्जत मत लूटे। कश्यप ने पूरी ताकत से चीखते हुए मज़ाहमत करने की कोशिश की, लेकिन जवार की वहशियाना ताकत के सामने उसकी एक न चली। जवार ने उसे बेदर्दी से बिस्तर पर धक्का दिया और उसके तमाम दिल रोज़ चीखों, आंसुओं और इल्तिजाओं को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते ज़बरदस्ती उससे शोहरों वाला हकूक़ वसूल किया। वो कश्यप को मुकम्मल तौर पर अपनी ज़ाती जागीर बनाना चाहता था, ताकि वो जिस्मानी और ज़हनी तौर पर हमेशा के लिए तबाह हो जाए और कभी उसके चंगुल से आज़ाद ना हो सके। अगली सुबह जब सूरज तुलू हो रहा था तो जवार ने काले शीशों वाली लंबी गाड़ी में कश्यप को उसके मोहल्ले की नुक्कड़ पर उतारा। उसके कपड़े सिलवटों का शिकार थे और चेहरे पर मौत जैसी जर्दी छाई हुई थी। याद रखना, तुम सिर्फ मेरी बीवी हो। अगर तुमने अपने कज़न के लिए राज किसी को बताने की जुर्रत की तो इस बार तुम्हारे बाप जेल नहीं जाएगा, बल्कि सीधा अपनी कब्र में जाएगा। अपना मुंह बंद रखना। जवार ने गाड़ी का शीशा नीचे करके सर्द लहजे में से धमकी दी और गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ा दिया। कश्यप एक जिंदा लाश की तरह कदम घसीटती हुई अपने कमरे घर के छोटे से सहन में दाखिल हुई। उसका बूढ़ा बाप सामने टूटे हुए सोफे पर बैठा था। उसकी माँ नम आंखों के साथ उसके माथे पर गर्म पानी की पट्टियां रख रही थी। कहाँ चली गई थी तुम मेरी बच्ची? कश्यप, देखो तुम्हारे अब्बा वापस आ गए हैं। अल्लाह ने हमारी इल्तिजाएं सुन ली। उनकी बेगुनाही साबित हो गई है। कश्यप की माँ ने बेटी को देखते हुए दौड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया और खुशी और तशक्कुर से रोने लगी। कश्यप ने अपने बाप की तरफ देखा, जो कि पुलिस के तशद्दुद से जख्मों से चूर था, लेकिन उसकी धंसी हुई आंखों में अपनी खोई हुई इज्जत और बेगुनाही साबित करने का एक अजीब सा सुकून था। कश्यप अपने बाप की उस छोटी इज्जत की खातिर उस रात के खौफनाक राज को अपने जख्मी सीने में दफन किए खामोशी से अपने कमरे में चली गई। वो बिस्तर पर गिरकर अपने कांपते वजूद पर लगे जवार की दरिंदगी और सफाकियत के निशानात को देखकर खून के आंसू रोती रही। अगले चंद हफ्तों में उसके घर में उसके कज़न हमजा के साथ होने वाली शादी की रुकी हुई तैयारियां दोबारा ज़ोरों शोर से शुरू हो गई। घर में रौनक लौट आई थी, लेकिन कश्यप उन तमाम खुशी की तकरीबात में कोई दिलचस्पी नहीं रखती थी। कुछ हफ्ते यूं ही गुजरे जिसे कश्यप के वजूद पर भारी पत्थर रख दिए गए हों। वो अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट खाई जा रही थी। उसकी तबीयत दिन ब दिन गिरती जा रही थी और चेहरे पर मौत जैसी जर्दी मुस्तकिल डेरे डाल चुकी थी। सुबह सवेरे उठते उसे शदीद चक्कर आते और मतली का एहसास उसकी जान निकाल देता। उसे महसूस होता जैसे कि उसके अंदर कोई जहरीली चीज़ परवरिश पा रही है। क्या हो गया तुझे कश्यप? तेरी शादी सर पर है और तेरा रंग यूँ पीला पड़ता जा रहा है जैसे बदन में खून ही ना हो। उसकी माँ सलमा ने उसका ठंडा माथा छूते शदीद परेशानी और झंझलाहट से कहा, कुछ नहीं अम्मी, बस शादी की थकावट और रात को नींद पूरी नहीं होती। कश्यप ने नजरें चुराते लड़ती आवाज़ में जवाब दिया, लेकिन उसका दिल किसी होलनाक तूफान की दस्तक सुनकर बुरी तरह से धड़क रहा था। बकवास मत कर, चल उठ जा, तुझे मोहल्ले के डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। पता नहीं क्या बीमारी लग गई है तुझे इस वक्त। माँ ने ज़बरदस्ती उसे बिस्तर पर खींचा और चादर ओढ़ाकर मकामी क्लिनिक ले गई।
लेडी डॉक्टर ने कशफ का मुआयना किया और लेबॉर्ट्री से खून के टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद उसके चेहरे के तासुरात इंतहाई संजीदा और खुरदरे हो गए। सलमा बहन, आपकी बेटी की तबीयत किसी बीमारी की वजह से ख़राब नहीं है। ये लड़की तो उम्मीद से है। मुबारक हो, ये 1.5 महीने की का हमल है। डॉक्टर ने रिपोर्ट मेज़ पर सरकाते एक ऐसा धमाका खेज इंकशाफ किया जिसने क्लिनिक की दीवारों को हिला कर रख दिया। ये अल्फाज कशफ के कानों में पिघला हुआ शीशा बनकर उतरे। उसके पैरों तले से जैसे ज़मीन ही खिसक गई और वो कुर्सी पर बेजान होकर गिरने लगी। और सलमा बेगम पर तो जैसे बिजली गिर पड़ी। क्लिनिक से घर तक का सफ़र उन दोनों के लिए एक क़यामत से कम नहीं था। घर का दरवाज़ा बंद होते ही माँ ने अपना दुपट्टा ज़मीन पर पटक दिया और दहाड़े मार कर सीने को पीटना शुरू कर दिया। गर्द हो जाए तू कशफ, मेरा मुंह काला कर दिया तूने। ये किस हराम का गुनाह उठा लाई है अपने पेट में। हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। माँ ने रोते पीटते कशफ के बालों को मजबूती से मुट्ठी में जकड़ लिया। उसे जोरदार थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा दिया। अम्मी, खुदा के लिए मेरी बात सुने, मैं बेगुनाह हूँ अम्मी। ये चौधरी जवार की दरिंदगी और सफाकियत का नतीजा है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं पाक दामन हूँ अम्मी। कशफ फर्श पर पड़ी सिसकियों और हिचकियों के दरमियान अपनी बेगुनाह होने की सफाई देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन माँ की समातों पर खानदानी इज्जत और मोहल्लेदारों की बातों का पहरा था। चुप कर जा बेहया औरत, अगर तेरे बाप को इस जिल्लत का पता चला तो जहर खा लेगा। हम शरफा है और ये दाग लेकर मोहल्ले में नहीं रह सकते। माँ ने अपने आंसू पोंछते फैसला कुन और इंतहाई खौफजदा लहजे में कहा। खानदानी इज्जत बचाने और मोहल्ले की कड़वी बातों से बचने की खातिर सलमा ने तय किया कि वो ये राज मरते दम तक सीने में छुपाएगी। उसने फैसला किया वो जल्दी जल्दी महज चंद दिनों के लिए अंदर कशफ की शादी हमजा से कर देगी ताकि बच्चा उसके नाम लग जाए और उनका भरम कायम रहे। 2 दिन बाद करके ड्राइंग रूम में हमजा और उसके घर वाले मौजूद थे। वो बरी का सामना देने आए थे। चाय की ट्रॉली पर लवाजमात सजे थे और कशफ एक मुर्दा लाश बनी सर झुकाए बैठी थी। ड्राइंग रूम में हमजा की माँ के साथ वही लेडी डॉक्टर बैठी थी जो उनकी करीबी रिश्तेदार थी और ख़ास तौर पर लड़की देखने आई थी। कशफ को देखते लेडी डॉक्टर के चेहरे पर शदीद हैरत और गुस्सा उभरा। अरे, ये लड़की तो परसों मेरी क्लिनिक आई थी। आप लोग किस घड़े में गिरने जा रहे हैं? ये तो प्रेग्नेंट है। लेडी डॉक्टर ने सोफे से उछलते पूरी ताकत से चीख कर कहा और कशफ की तरफ उंगली उठा दी। पूरे कमरे में एक हौलनाक और जानलेवा खामोशी छा गई। चाय की प्यालियां मेज़ पर धरी की धरी रह गई। हमजा के ख़ानदान और रहमत अली के सामने यह गलीज राज अफशा होने पर कशफ शर्म और ज़िल्लत से ज़मीन में घड़ गई। उसका बाप रहमत अली सत्ते के आलम में सीने पर हाथ रख के सोफे पर गिर गिरा। अल्लाह करे तुम इस वक्त उसी वक्त मर जाती कशफ। तुमने हमारे ख़ानदानी वक़ार की धज्जियाँ उड़ा दी। हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। उसकी माँ सीने पर हत्थर मारती दहाड़े मार कर रोती रह गई। क्यों बददुआएं दे रही हैं खाला जान? मैं हूं ना, मैं शादी करूंगा कशफ से। अचानक ड्राइंग रूम के खुले दरवाजे पर खड़े चौधरी जवार ने बड़े तहक्कुम और अपनी मखसूस रौनियत से कहा। उसके कीमती सूट और चेहरे पर मौजूद सफाक मुस्कुराहट ने सबको शशक कर दिया। हमजा और उसके घर वाले कशफ को लान तान करते जा चुके थे। कशफ ने झटके से सर उठाकर उसे शदीद नफरत और हकारत से देखा, जो ज़बरदस्ती ना सिर्फ उससे रात के अंधेरे में निकाह कर चुका था, बल्कि उसे प्रेग्नेंट करने के पीछे भी उसी का भयानक हाथ था। उसे खुद को यूं घूरता पाकर जवार अयारी से मुस्कुराता सर खम करके जैसे कह रहा हो कि देखा मेरा कमाल, मैंने कहा था ना तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। रहमत अली शर्म और सदमे से अपना सर घुटनों में देकर रोने लगा। उसकी सारी जिंदगी की कमाई हुई ईमानदारी और इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। जवान ने अपनी जेब से वो तय किया हुआ निकाहनामा निकाल कर सबके सामने शीशे की मेज पर फेंका और आगे बढ़कर कशफ का बाजू सख्ती से दबोच लिया। ये मेरी कानूनी और शरई मनकूहा बीवी है। ये बच्चा मेरे खून की निशानी है। मैं इसे अपने साथ अपनी हवेली लेकर जा रहा हूँ और वो कोई इसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। उसने इंतहाई हाकिमाना और धमकिया मेज अंदाज में ऐलान किया और कशन को तकरीबन घसीटते हुए घर से बाहर निकाला और अपनी आलिशान स्याह गाड़ी में बिठाकर हवेली ले आया। जवार की आलिशान हवेली में कदम रखते कशफ को अंदाजा हो गया कि ये कोई घर नहीं बल्कि एक सोने और पत्थर का पिंजरा है जहाँ सिर्फ जिल्लत और रसवाई उसका मुकद्दर है। हवेली का माहौल उसके गरीब खाने से बिल्कुल मुख्तलिफ और सर्द था। ये किस छड़ सड़क छाप भिखारन को उठा ले हो तुम जवार? क्या हमारे जागीरदार खानदान की लड़कियां मर गई थी जो इस 2 कौड़ी की लड़की को तुमने अपनी बीवी का दर्जा दे रखकर अपने सर पर बिठा लिया है?
زوار کی انتہائی متکبر ماں بیگم نے زینہ نے اپنے قیمتی ریشمی کپڑوں کو سمیٹتے کشف کو سر سے پیر تک حقارت سے دیکھا اور آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ ماما، یہ تو ہماری حویلی کی نوکرانیوں سے بھی بدتر لگ رہی ہے۔ اسے فوراً ہماری ڈرائنگ روم سے باہر نکالے، ورنہ میری دوست کیا کہیں گے جب وہ اسے دیکھیں گے۔ زوار کی چلاک اور مغرور بہن نتاشا نے ناک پر رومال رکھتے شدید خفگی اور کراہت کا اظہار کیا اور کشف کو کندھے سے دھکا دے کر اپنے سے دور کیا۔ یہ میری جیتی ہوئی ٹرافی ہے ماما، میری ایک پرانی ضد تھی جو میں نے ہر حال میں پوری کر لی۔ اسے اوپر والے اندھیرے کمرے میں بند کر دو اور اس سے کوئی بات نہ کرے۔ زوار نے کشف کو ایک بے جان اور بے وقت شے کی طرح ٹریٹ کیا اور اسے حویلی کے ایک الگ تھلگ اور حبس زدہ کمرے تک محدود کر دیا۔ زوار اسے ابتدا میں صرف اپنی ایک ضد سمجھتا تھا جسے اس نے دولت کے زور پر حاصل کر لیا تھا۔ کشف کا وہ کمرہ ایک جیل خانے سے کم نہیں تھا۔ اسے ہر روز وہاں بیگم زرینہ اور نتاشا کے زہریلے تانے، گالیاں اور تذلیل برداشت کرنی پڑتی تھی۔ اسے نوکرانیوں کے ہاتھ کا بچا ہوا کھانا بھجوا دیتی تھی اور اس کے وجود کو حویلی کے لیے ایک گالی سمجھتی۔ کشف کئی دن تک مسلسل اپنے کمرے کے فرش پہ پڑی آنسو بہاتی رہی۔ ابتدائی شدید صدمے اور مایوسی نے اس کے اندر کی رمق تک چھین لی تھی۔ وہ دیواروں سے سر ٹکرا کر روتی اور اپنی قسمت کو کوستی رہتی تھی۔ لیکن ایک رات جب باہر شدید طوفان آ رہا تھا، کشف کے اندر کی عورت نے بغاوت کر دی۔ اسے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بکھرے ہوئے بالوں، سوجی ہوئی آنکھوں اور سرد چہرے کو دیکھا۔ میں کب تک یوں گھٹ گھٹ کر مرتی رہوں گی؟ میرے بوڑھے باپ کی کوئی غلطی نہیں تھی اور وہ ظالم میرے باپ کی چوری کا داغ لے کر زندہ ہے۔ میری زندگی برباد کرنے والا شخص اتنے سکون سے کیسے رہ سکتا ہے؟ کشف نے آئینے سے نظریں ملا کر خود سے سوال کیا۔ اس کی آواز میں ایک نئی اور ناقابل شکست ہمت پیدا ہو گئی تھی۔ عام روایتی لڑکیوں کی طرح رونے دھونے اور حالات کے سامنے مکمل طور پر ہتھیار ڈالنے کے بجائے اس نے اپنے آنسو سختی سے پونچھے اور اپنی مٹھیوں کو مضبوطی سے کھینچ دیا۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور اپنے آنے والے بچے کی خاطر جینے کا فیصلہ کیا۔ میں اس مغرور اور ظالم شخص کا غرور خاک میں ملاؤں گی۔ میں اپنے بے گناہ باپ پر لگنے والے چوری کے داغ کو ہر قیمت پر دھوں گی اور زوار کو اس کے خاندان کے سامنے بے نقاب کروں گی۔ اس نے خود سے ایک حتمی اور رٹل وعدہ کیا۔ کشف نے اپنے آنسوؤں کو ہمیشہ کے لیے خشک کر دیا۔ اسے کھڑکی سے باہر پھیلے اندھیرے کو گھورنے لگے۔ اسی لمحے اس کی نظر حویلی کے مرکزی دروازے پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ زوار اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ اس نے ایک انتہائی قیمتی اور موٹا گرم کوٹ پہن رکھا تھا۔ لان کے کونے میں ڈیوٹی پر موجود بوڑھا چوکیدار سردی کی شدت سے بری طرح سے کانپ رہا تھا اور مسلسل کھانس رہا تھا۔ زوار سیدھا چلتا اس کے پاس جا کر رکا۔ بابا جی، آپ اس خطرناک حالت میں ڈیوٹی کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کو تو شدید بخار محسوس ہو رہا ہے، آپ کی سانس بھی اکھڑ رہی ہے۔ زوار کی قدرے روبدار آواز میں ایک عجیب سی فکر اور نرمی تھی جس نے کھڑکی کے پیچھے چھپ کر کھڑی کشف کو شدید حیران کر دیا۔ چودھری سر، بس تھوڑی سی سردی لگ گئی ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور ویسے بھی میری ڈیوٹی کا وقت ہے، میں غفلت نہیں کر سکتا۔ بوڑھی چوکیدار نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ادب سے سلام کیا اور اپنی ڈیوٹی کی صفائی دینے لگا جبکہ اس کے گھٹنے سردی سے ٹکرا رہے تھے۔ کوئی ڈیوٹی نہیں ہے آج آپ کی، اور نہ ہی کل ہوگی، جب تک آپ مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ چپ چاپ میری گاڑی میں بیٹھے، میں آپ کو اسی وقت ہسپتال لے کر جا رہا ہوں۔ زوار نے انتہائی حاکمانہ مگر گہری ہمدردانہ لہجے میں کہا اور اپنا قیمتی گرم کوٹ اتار کر زبردستی اس بوڑھے اور کمزور چوکیدار کو پہنا دیا۔ نہیں نہیں چودھری صاحب، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں غریب آدمی ہوں، یہ مہنگا کوٹ خراب ہو جائے گا، مجھے گناہ گار پر اتنا کرم نہ کریں۔ چوکیدار کی بوڑھی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ اسے شرمندگی سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہوئے کوٹ واپس کرنا چاہا۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ چپ چاپ کریں بابا جی، کسی بھی انسانی جان سے زیادہ قیمتی کوئی کوٹ نہیں ہوتا۔ چلیں جلدی سے گاڑی میں بیٹھے، ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا۔ سوار نے اسے کندھے سے مضبوطی سے پکڑ کر اپنی سیاہ گاڑی کی طرف موڑا اور اسے اگلی سیٹ پر بٹھا کر گاڑی تیزی سے ہسپتال کی طرف دوڑا دی۔ یہ کیا ڈرامہ ہے جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں؟ یہ کیسا روپ ہے؟ کشف نے حیرت سے اپنے آنکھیں سکیڑتے خود کو لامی کی۔ اس کا دماغ اس متضاد رویے کو سمجھنے سے مکمل طور پر قاصر تھا۔ ایک سفاک اور ظالم انسان جو کسی غریب کی عزت اور زندگی برباد کرتے وقت ایک پل کے لیے نہیں کانپتا، وہ ایک عام سے چوکیدار کے لیے اتنا درد کیسے رکھ سکتا ہے؟ کشف نے اپنے الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ خود سے سوال کیا، لیکن اس کے پاس اس
सर्द रात में इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं था। अगले दिन की सुबह कश्यप के लिए एक नया और होलनाक तूफान लेकर आई। वो किचन के पास से नजरें झुकाए गुजर रही थी जब बेगम जरीना और नताशा ने अचानक उसका रास्ता रोक लिया। उन दोनों की तंजिया आंखों में कश्यप के लिए शदीद हकारत और गुस्सा उबल रहा था। तुम जैसी दो कोड़ी की बिखारनों को सड़क छाप लड़कियों की औकात यही होती है कि वो आखिरकार चोरी चुकारी पर उतर आती है। बताओ, मेरे हीरे की अंगूठी कहाँ है? नताशा ने तेजी से आगे बढ़कर कश्यप के दुपट्टे को खींचते इंतहाई करख्त और जहरीले लहजे में उस पर चोरी का इल्जाम लगाया। मेरे पास आपकी कोई अंगूठी नहीं है और मैंने यहाँ कुछ नहीं चुराया। मुझ पर एक गलीज और झूठा इल्जाम मत लगाए। कश्यप ने अपने दुपट्टे को मजबूती से वापस खींचते हुए बगैर किसी खौफ के उनकी मुतकब्बराना आंखों में आंखें डालकर इंतहाई जुर्रत से जवाब दिया। तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मेरे सामने जुबान लड़ो? कल रात तुम ही मेरे कमरे की सफाई करने गई थी और आज सुबह मेरी अंगूठी गायब है। सच उगल दो वरना चमड़ी उधेड़ दूंगी। नताशा ने आगे बढ़कर कश्यप के कंधे को जोर से झिंझोड़ा और उसकी आंखों में खून उतर आया। मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन चोर नहीं हूँ। मेरी परवरिश एक ईमानदार बाप ने की है। मैं हराम के एक लुक्मे पर भी थूकती हूँ। कश्यप ने पूरे एतमाद और वक्कार के साथ नताशा का हाथ अपने कंधे से हटाते एक एक लफ्ज चबा कर कहा, तेरा बाप ईमानदार होता तो आज चोरी के इल्जाम में जेल की हवा ना खा रहा होता। तुम लोग हो ही खानदानी चोर और लुटेरे। बेगम जरीना ने जहरखंद मुस्कुराहट के साथ कश्यप से सबसे दुखते जख्म पर नहायत बेदर्दी से वार किया। मेरे बाप के बारे में अपनी जुबान बंद रखे बेगम साहिबा। वो बिल्कुल बेगुनाह है और उन पर लगाया क्या हर इल्जाम झूठा है। आप मुझे कुछ भी कह लें लेकिन मेरे बाप को बीच में मत लाएं। कश्यप की बर्दाश्त अब जवाब दे गई थी। उसे चिल्लाते हुए अपनी मुट्ठियां जोर से भींच ली थी। उसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। तुम्हारी ये मजाल, चुमतोदरी हाशिम की बीवी के सामने आवाज ऊंची करो? आज तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम सारी उम्र याद रखोगी। बेगम जरीना का चेहरा गुस्से और अना की वजह से सुर्ख हो गया और उन्होंने आगे बढ़कर कश्यप के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ फिजा में बुलंद किया। इससे पहले कि उनका जालिम हाथ कश्यप के मासूम चेहरे को छूता, किसी ने पीछे से उनका बाजू निहायत सख्ती और मजबूती से हवा में ही पकड़ लिया। यह जवार था। उसकी स्याह आंखों में गुस्से के शोले भड़क रहे थे। मामा, आपका ये हाथ अगर इस लड़की पर उठा तो मैं हमेशा के लिए भूल जाऊंगा कि मैं आपका इकलौता बेटा हूँ। जवार ने अपनी माँ का हाथ झटकते हुए इंतहाई गजबनाक और पूरे हॉल में गूंजने वाली कर्जदार आवाज में वार्निंग दी। तुम इस सड़क छाप नौकरानी के लिए अपनी सगी माँ पर चिल्ला रहे हो जवार? तुम्हें अंदाजा भी है किसने नताशा की लाखों की अंगूठी चुरा ली है? बेगम जरीना ने शदीद सदमे और गुस्से से अपने बेटे को देखा जिसे वो हमेशा अपनी मुट्ठी में अपने मुकम्मल काबू में समझती थी। ये कोई सड़क छाप नौकरानी नहीं है मामा। मेरी इज्जत है, मेरी कानूनी और शरई बीवी है और मेरी बीवी को इस हवेली में चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जवार ने कश्यप के सामने एक मजबूत और नाकाबिले उबूर दीवार बनकर खड़े होते निहायत वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में अपनी माँ से और बहन को खामोश कराया। भाई, आप इस 2 टके की चोर लड़की के लिए हमसे बदतमीजी कर रहे हैं। आपकी इसकी मासूम की शक्ल पर मत जाएं। ये बहुत चालाक औरत है। नताशा ने रूहान सी शक्ल बनाते अपने भाई को अपनी तरफ करने की नाकाम कोशिश की। नताशा, तुम्हारी वो अंगूठी तुम्हारे ही ड्रेसिंग टेबल की निचली दराज में पड़ी है। मैंने खुद कुछ देर पहले वहां देखी है। आना मेरी बीवी पर कोई झूठा इल्जाम लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जवान ने अपनी बहन को सख्त तनबिया की और उसकी आवाज में मौजूद सर्द महरी ने नताशा को कांपने पर मजबूर कर दिया। आज के बाद इस हवेली का कोई फर्द भी कश्यप से ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है सबके लिए। जवान ने पूरे हॉल में मौजूद मुलाजमों और अपनी माँ को कड़ी नजरों से देखते हाथ में फैसला सुनाया और कश्यप का ठंडा पड़ता हाथ पकड़कर उसे वहां से अपने कमरे की तरफ ले गया। मुझे आपकी इस झूठी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना दिफा खुद करना जानती हूँ। कश्यप ने कमरे में पहुंचते ही जवार के हाथ को अपने हाथ से इंतहाई झटके से छुड़ाया और नफरत से उसकी तरफ पीट कर ली। तुम्हें इन लोगों के सामने खड़े होकर रो रो कर अपनी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम चौधरी जवार हाशिम की बीवी हो। अपना सर झुकाने और दब कर रहने की आदत खत्म कर दो। जवार ने कमरे में पहुंचकर इंतहाई नर्म मगर पुरजोश लहजे में उसे समझाने की कोशिश की और उसके बिखरे हुए बालों को देखने लगा।
जिस मकरूर इंसान ने मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा असासा, मेरी इज्जत ही छीन ली हो, उसके मुंह से इज्जत और मर्तबे के दावे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। कश्यप ने अपना चेहरा मोड़ते इंतहाई तलख और कारदार लहजे में जवाब दिया, लेकिन सच तो ये था कि उसके दिल में जमी नफरत की बर्फ के अंदर कहीं ना कहीं एक नन्ही सी दरार जरूर पड़ गई थी। मैं जानता हूँ कश्यप, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन अब मैं वो सब ठीक करना चाहता हूँ। मुझे बस एक मौका दे दो। जवार ने इल्तिजा भरी नजरों से कश्यप की पीठ की तरफ देखते हुए कहा। उसके लहजे में एक सच्ची हार थी। कुछ चीजें कभी ठीक नहीं होती चौधरी साहब। तोड़े हुए शीशे को जोड़ भी ले तो दरारें हमेशा नजर आती हैं। मेरा और आपका रिश्ता भी वही टूटा हुआ शीशा है। कश्यप ने मुड़कर उसे देखे बगैर एक इंतहाई तलख हकीकत बयान की और वॉशरूम की तरफ चली गई ताकि अपने बहते आंसुओं को छुपा सके। कुछ दिन मजीद खामोशी से गुजर गए। कश्यप की तबीयत हमल के बायस अक्सर बोझल रहने लगी थी, लेकिन उसका मिशन एक लम्हे के लिए भी नहीं रुका था। एक दोपहर जब हवेली में मुकम्मल सुनाटा और खामोशी थी, कश्यप जवार के स्टडी रूम में सबूत ढूंढने के इरादे से दबे कदमों दाखिल हुई। कहीं ना कहीं तो जालिम ने असली फाइलें और सबूत छुपा कर रखे होंगे। मुझे हर दराज हल अलमारी को चेक करना होगा। कश्यप ने अपने हाथ से सरगोशी की और मेज की निचली दराजों को इंतहाई एहतियात से खींचकर कागजात पलटने लगी। अचानक बाहर राहदानी में भारी कदमों की आहट हुई। वो बुरी तरह घबरा कर खिड़की के बाहरी मखमली पर्दे के पीछे छुप गई। जवाहर कमरे में दाखिल हुआ और उसने अपना मोबाइल कान से लगा रखा था। डॉक्टर साहब, मुझे अभी अस्पताल से कॉल आई थी। रहमत अली साहब की तबीयत कैसी है? अब क्या उनका दिल का दर्द कंट्रोल में है? जवार की आवाज़ में एक गहरी संजीदगी और सच्ची फिक्र थी, जो फ़ोन की दूसरी तरफ मौजूद किसी बड़े और माने हुए सर्जन से बात कराओ जैसे। चौधरी साहब, उसका दिल बहुत कमज़ोर हो चुका है। हवालात के तशद्दुद और ज़हनी सदमे ने उनकी जान खतरे में डाल दी है। हमें कल ही उनका बाईपास ऑपरेशन करना होगा। फ़ोन के स्पीकर से डॉक्टर की मध्यम और पेशा वराना आवाज़ पर्दे के पीछे छुपकर खड़ी कश्यप के कानों तक वाज़िया पहुंच गई थी। ऑपरेशन में कितना खर्चा आएगा? आपने पैसों की परवाह नहीं करनी है। मैंने आपके अस्पताल के प्राइवेट अकाउंट में 50 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए। रहमत अली की औदियत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जवार ने अपनी कुर्सी पर बैठते माथे का पसीना साफ किया और इंतहाई बेकरारी से डॉक्टर को सख्ती से हदायत दी। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं चौधरी साहब, हम उनका बेहतरीन और तसल्ली बख्श इलाज कर रहे हैं। क्या मैं मरीज को बता दूं कि इनके तमाम अखराजात आपकी तरफ से अदा किए जा रहे हैं ताकि उनकी ज़हनी परेशानी कम हो? डॉक्टर ने नहायत शाइस्तगी से तजवीज़ दी और जवार के जवाब का इंतज़ार करने लगा। हरगिज़ नहीं डॉक्टर साहब, उन्हें या उनके ख़ानदान की ज़िंदगी में कभी पता नहीं चलना चाहिए कि पैसा मैंने दिया है। वो इंतहाई खुददार लोग हैं। वो मेरा एक भी रुपया पर कबूल नहीं करेंगे। जवार ने फ़ौरन डॉक्टर की बात काटते सख्ती से मना किया और उसकी आवाज़ में गहरा दर्द झलका। लेकिन चौधरी साहब, इतना बड़ा एहसान करके उसे छुपाने का क्या फ़ायदा? उन्हें पता होना चाहिए कि उनका मौसिन कौन है। डॉक्टर ने नासमझी के आलम में पूछा। उसे जवार के इस पुरस्कार रवैये की बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। मैं उनका मौसिन नहीं हूँ डॉक्टर साहब, मैं उनका सबसे बड़ा मुजरिम हूँ और उनकी मासूम बेटी ने मेरे गरूर की वजह से बहुत कुछ सहा है। मैं उनकी बर्बादी का जिम्मेदार हूँ। साहब, आप किसी तरह उनकी जान बचा लें। जवार ने इंतहाई दुख और गहरे पछतावे में डूबी आवाज़ में सख्त का ताकीद की और फ़ोन बंद करके थक हार कर कुर्सी पर अपना सर गिरा दिया। या अल्लाह, ये मैंने अपने गुरूर में एक हंसते खेलते ख़ानदान को कैसे उजाड़ दिया? मैं किस कदर अंधा हो चुका हूँ ताकत के इल्ज़ाम में। जवार ने अपने दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपा लिया था और उसके कंधे हल्के से सिसकियों के साथ काँप रहे थे। पर्दे के पीछे छुपी कश्यप के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसके बूढ़े और ईमानदार बाप को थाने की हवालात की अजियत के बाद अचानक दिल का ख़तरनाक दौरा पड़ा था, जिसका इलाज शहर के एक बड़े अस्पताल में किया जा रहा था। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जवार इस तरह गुमनाम तरीके से भी उसकी इतनी मदद कर सकता है। मेरे अब्बा की जान खतरे में और ये शख्स उनकी जान बचाने के लिए पानी की तरह बहसा पा रहा है। ये कैसा तज़ाद है इस इंसान की शख्सियत में? कश्यप ने अपने मुंह पर दोनों हाथ रख के अपनी दिलरोज चीखों को बमुश्किल रोका। उसकी बड़ी बड़ी आंखों से बेख्तियार आंसुओं का सैलाब निकला। वो जिस इंसान को दुनिया का सबसे बड़ा जालिम और दरिंदा समझ रही थी, वो खामोशी से पस पर्दा उसकी बाप वो
जिंदगी बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। ये हकीकत उसके लिए किसी बड़े धचके से कम नहीं थी। उस समय कशिफ के जख्मी दिल में सवार के लिए एक वाज़ा और गहरा नरम गोशा पैदा हो गया था। उसकी नफरत की इमारत की बुनियादें हिलने लगी थी। जवार को अब कशिफ की पुरस्कार खामोशी और बगावत ना करने का रवैया से बुरी तरह से घायल करने लगा था। वो अपने जहन में समझता रहा था कि कशिफ आम लड़कियों की तरह रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, उसके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगेगी। लेकिन कशिफ का पुरसुकून रवैया और उसकी बर्दाश्त उसे अंदर से शर्मिंदा और परेशान कर रही थी। एक शाम वो कशिफ के कमरे में दाखिल हुआ तो वो जाए नमाज पे बैठी अल्लाह के हुजूर हाथ फैलाए रो रो कर दुआएं मांग रही थी। जवार खामोशी से दरवाजे पर खड़ा उसके आंसू को देखकर अंदर से टूट रहा था। कशिफ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे और तुम्हारे ख़ानदान के साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन एक बात, तुम मुझे मेरे किए की माफ़ी नहीं दे सकती क्या? जवार ने जाए नमाज के पास ठंडी ज़मीन पर बैठते हुए इंतहाई आजिज़ी और सच्ची शर्मिंदगी से पूछा। उसका सारा ख़ानदान तकब्बुर और फ़रौनियत मिट्टी में मिल चुका था। जिस गहरे ज़ख्म की तकलीफ सीधी रूह तक पहुँच जाए, उनकी माफ़ी इतनी आसानी से नहीं होती। चौधरी साहब, आपने मेरा सब कुछ छीन लिया। कश्यप ने जाए नमाज तह करते हुए जवार की तरफ देखे बगैर इंतहाई सपाट और सर्दमरी से भरपूर लहजे में जवाब दिया। मैं तुम्हारे हर जख्म का मदावा करने को दिल से तैयार हूँ। तुम आज मुझसे मेरी जान मांग लो, लेकिन मैं वो खुशी से दे दूंगा। बस मुझसे यूँ नजरें मत चुराओ। जवार ने शदीद बेबसी से कश्यप की तरफ देखते हुए कहा, और उसकी सुर्ख आंखों में एक सच्ची तलब और मोहब्बत थी। मेरी इज्जत और मेरा वक़ार छीन कर आपको पछतावा हो रहा है क्या? कि मेरे माँ बाप की इन रातों का हिसाब दे सकते हैं क्या, जो उन्होंने हवालात के ठंडे फर्श पर होकर गुजारे हैं? कश्यप ने गुस्से से जवार की तरफ पलट कर देखा। उसकी आंखों में छुपा हुआ सारा गुरूर और गुबार एक लावे की तरह उबल पड़ा। मुझे सजा दो कश्यप, मुझे गालियां दो, मुझ पर हाथ भी उठाओ, लेकिन खुदारा मुझसे इस तरह खामोशी से बदला मत लो। तुम्हारी ये खामोशी मुझे अंदर से खा रही है। जवार ने कश्यप के पैरों के पास अपने हाथ जोड़ दिए और एक मगरूर जागीरदार, एक आज आम लड़की के सामने मुकम्मल तौर पर हार चुका था। मुझे आपकी जान नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे बाप की वो खोई हुई इज्जत वापस चाहिए। क्या आप अपने ख़ानदानी ताकत से वो इज्जत लौटा सकते हैं? कश्यप ने एक ऐसा कड़वा और हकीकत पर मबनी सच कहा जिसने जवार को मुकम्मल तौर पर लाजवाब कर दिया। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा कश्यप। मैं तुम्हारे बाप के कदमों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगूंगा। बस मुझे थोड़ा वक्त दे दो। जवार ने गहरी नदामत से सर झुकाते वादा किया। उसकी आंखों से आंसू टूट कर फर्श पर गिरे। वक्त तो अब मेरे पास भी नहीं है चौधरी साहब। जो होना था वो हो चुका है। अब सिर्फ इंसाफ होगा। कश्यप ने अपना रुख मोड़ लिया और जवार अपना सर झुकाकर मुजरिमों की तरह कमरे से बाहर निकल गया। उसे अपने किए पर शदीद तरीन पछतावा हो रहा था, लेकिन कश्यप बावजूद अपना दिल नरम होने के, अपने बाप की इज्जत बहाल करवाने के मकसद से 1 इंच पीछे नहीं हटी थी। वो जानती थी कि उसे हर हाल में अपने बाप की बेगुनाही की सबूत हासिल करना है। कश्यप ने अपनी तेज़ मुशाहिदे से ये महसूस कर लिया था कि जवार का ज़ाती मोबाइल फ़ोन इन तमाम साजिशों और हेर फेर का सबसे बड़ा और ठोस सबूत है। पिछले कई दिनों की मुसलसल खामोश निगरानी के बाद वो जवार के फ़ोन का पासवर्ड जान चुकी थी। एक रात जब हवेली पर गहरा सकूत और मौत जैसी खामोशी छाड़ी थी और जिंदगी और जवार गहरी नींद सो रहा था, कश्यप नहायत एहतियात और बगैर कोई आवाज़ पैदा किए बिस्तर से उठी। उसका दिल सीने में बुरी तरह से धड़क रहा था और उसके हाथ पसीने से कांप रहे थे। मुझे ये हर सूरत करना होगा, अपने बेगुनाह पाप के लिए और अपने आने वाले बच्चे के मुस्तकबिल के लिए। मुझे किसी भी सूरत अपने जज्बात की रोह में नहीं बहना। कश्यप ने खुद को अंदर से मजबूत करते जेरे लब सरगोशी की और साइड टेबल पर रखा जवार का कीमती और जदीद मोबाइल फ़ोन उठा लिया। अगर जवार जाग गया तो वो मुझे भी कभी माफ़ नहीं करेगा, लेकिन मुझे ये खतरा मोल नहीं लेना। उसे सोते हुए जवार के पुरसुकून चेहरे पर एक तायराना नज़र डाली और दबे कदमों कमरे के दूसरे तारीख कोने में चली गई। वो कांपती उंगलियों से स्क्रीन पर फ़ोन का पासवर्ड मिलाने लगी। उसे जवार की तारीखें पैदाइश डाली, लेकिन वो गलत निकली। उसके माथे पर पसीना आ गया। फिर उसने अचानक वो हिंसे मिलाए जो उसने जवार को मिलाते हुए दूर से देखे थे। फ़ोन फ़ौरन अनलॉक हो गया। शुक्र है अल्लाह का। अब मुझे जल्दी से मुझे सबूत ढूंढते होंगे, इससे पहले कि ये फ़ोन दोबारा लॉक हो जाए। कश्यप ने गहरा सांस लेती जल्दी से स्क्रीन पर उंगलियां चलाती शुरू की। उसके सामने जवार की पूरी कारोबारी और ज़ाती ज़िंदगी का कच्चा छटा मौजूद था। वो तेज़ी से व्हाट्सएप मैसेजेस और पुराने वॉइस नोट्स तलाश करना शुरू हुई। उसे तारिक मैनेजर के साथ होने वाली वो पुरानी चैट चाहिए थी।
जिसमें उसके बाप के खिलाफ बनाई गई साजिशों का वाज़ह ज़िक्र मौजूद था। वो गलीज़ साजिश जिसने मेरे बाप को जेल पहुंचाया, वो यकीनन इसी फ़ोन के किसी फ़ोल्डर में दफ़न होगी। उसका मासूम दिल ज़वार के बदले हुए रवैये और उसकी छुपी हुई रहमदिली की वजह से अब उससे मुकम्मल तौर पर नफ़रत नहीं कर पा रहा था, लेकिन अपने बुरे बाप के चेहरे पर फ़र्ज की पुकार उसे रुकने नहीं दे रही थी। वो मुसलसल फाइल मैनेजर और चैट्स को गंगाल रही थी। कई कारोबारी मैसेजेस और ईमेल सामने आए, लेकिन उसे नहीं मिल रहा था जिसकी उसे तलाश थी। अचानक उसकी नज़र सबसे नीचे मौजूद एक छुपे हुए फोल्डर पर पड़ी। ये क्या है? तारक मैनेजर के नाम से अलग फोल्डर क्यों बनाया हुआ है? उसने तजस्सुस से उस फोल्डर पर क्लिक किया और उसका दिल जोर से धड़का। उसे तारिक के नाम से एक पुराना फोल्डर नजर आया जिसमें कई अहम ऑडियो फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे। उसे गहरा सांस लिया क्योंकि वो जानती थी कि उसकी असल मंजिल अब ज़्यादा दूर नहीं और जवार की बात शायद किसी भी वक्त गिर सकती है। हवेली के बाहरी आईनी दरवाजे के खुले और एक 4 अंक की शानदार गाड़ी पोर्च में आकर रुकी। चौधरी हाशिम अपना इलाज करवाकर बैरून वाले वापस आ चुके थे। एक इंतहाई असूल पसंद, सख्त के और रूपदार इंसान थे जिसके सामने हवेली का हर फर्द झुकाकर बात करता था। सर, उनकी आमद की खबर से पूरी हवेली में एक अजीब सी खुलबुली सी मच गई थी। बेगम जरीना और नताशा उनके इस्तकबाल के लिए बेताब थी, जबकि कश्यप खामोशी से एक कोने में खड़ी ये सब देख रही थी। ये लड़की कौन है और मेरे घर में क्या कर रही है जरीना? चौधरी हाशिम ने अपनी अकाबी और तेज निगाहों से कश्यप को देखते अपनी बीवी से इंतहाई सख्त और गर्जदार लहजे में सवाल किया। ये आपके लाडले बेटे जवार की लाई हुई मुसीबत है हाशिम साहब। उसे इस 2 कोड़ी की लड़की से हमारी मर्जी के खिलाफ निकाह कर लिया है। बेगम जरीना ने फौरन मौका का फायदा उठाते जवार और कश्यप के खिलाफ जहर उगला और अपने शौहर के गुस्से को भड़काने की कोशिश की। मेरे खानदान के वक्कार को खाक में मिला दिया इस लड़के ने। इस लड़की को अभी इसी वक्त मेरे घर से निकाल दो, मुझे ये शक्ल दोबारा नजर ना आए। चौधरी हाशिम ने अपना कड़कदार और फैसलाकुन हुक्म सुनाया और गुस्से से जमीन पर अपनी छड़ी मारकर अपने कमरे की तरफ चले गए। आपने सुन लिया चौधरी साहब का हुक्म, अब तुम खुद दफा हो जाओ या मैं मुलाजमों से कहकर तुम्हें धक्के दिलवाऊं। नताशा ने कश्यप के करीब आकर इंतहाई हकारत और रौनक से कहा और उसकी आंखों में फतह की चमक थी। मैं आपके धक्कों से नहीं जाऊंगी नताशा बीबी, मेरा फैसला सिर्फ मेरा खुदा या मेरा शौहर कर सकता है। कश्यप ने नजरें झुकाए बगैर इंतहाई पुरसुकून और बावकार लहजे में जवाब दिया और खामोशी से किचन की तरफ मुड़ गई। कश्यप जानती थी कि चौधरी हाशिम का गुस्सा बजा है, लेकिन उसने रोने धोने की बजाय अपनी खामोश खिदमत से उनका दिल जीतने का फैसला किया। वो रोजाना सुबह सवेरे उठकर उनकी शुगर और ब्लड प्रेशर की हदियात बिल्कुल वक्त पर उनके कमरे में पहुंचाती, उनके नाश्ते का खास ख्याल रखती और उनके कपड़े इस्त्री करके बेड पर रख देती। उनके तलख रवैयों और डांट टपट का कभी कोई बुरा ना मनाती। ये लो अपना गिलास और आइंदा मेरे कमरे में मेरी इजाजत के बगैर कदम मत रखना लड़की। चौधरी हाशिम ने कश्यप के हाथ से वो पानी का गिलास छीनते इंतहाई दरिश्ते से कहा, जी बेहतर बाबा साईं, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। आपकी दवाई साइड टेबल पर रखी हुई है। कश्यप ने नहायत अदब और सलीके से अपना सर झुका लिया और ने बाबा साईं कहकर पुकारा, जिससे चौधरी हाशिम के सख्त चेहरे पर एक लम्हे के लिए हैरत उभरी। वक्त गुजरने के साथ साथ कश्यप के आला इखलाक, बड़ों के अदब और बगैर किसी गर्ज के उसकी की जाने वाली खिदमत ने चौधरी हाशिम के दिल की सख्ती को पिघला दिया। वो अंदर ही अंदर इस बावकार लड़की की इज्जत करने लगे थे। उनके दिल में कश्यप के लिए एक नरम गोशा पैदा हो गया था। उसी रात का पिछला पहर था जब हवेली पर गहरा सुकूत तारी था। कश्यप दरबार के सहाने बैठी उसके फोन पर मुसलसल उस खुफिया फोल्डर को खोल रही थी। उसके हाथ पसीने से भीग रहे थे और दिल की धड़कनें बेकाबू थी। उससे कांपती उंगलियों से तारिक मैनेजर के नाम वाला ऑडियो प्ले किया। तारिक, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है, तुमने आज रात ही मिलकर तुम्हारे खातों में हेरफेर करनी है और 2 करोड़ के गबन का सारा इल्जाम रहमत अली के सर डालना है। कल सुबह पुलिस उसके घर होनी चाहिए। फोन के स्पीकर से जवार की वही पुरानी सर्द और इंतहाई सफाक आवाज गूंजी। ये अल्फाज सुनकर कश्यप का पूरा वजूद लर्ज उठा। उसके बाप की बर्बादी का नाकाबिले तरदीद सबूत अब उसके हाथ में था। उससे बगैर एक लम्हा जाए कि उस ऑडियो फाइल को अपने एक खुफिया ईमेल अकाउंट पर सेंड किया और फ़ोन को फ़ौरन लॉकअप करके वापस उसी जगह पर रख दिया कि वही दरिंदा है जिसने मेरी ज़िंदगी तबाह की है, लेकिन अब ये कितना सुकून से सो रहा है जिससे इसने कोई गुनाह किया हो। कश्यप ने बिस्तर पर सोते जवार के पुरसुकून चेहरे को देखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था।
क्योंकि उसे वो इंसान अब मुकम्मल तौर पर बदला हुआ लग रहा था, जिसकी सफाक ऑडियो उसने अभी सुनी थी। कुछ दिन मजीद गुजर गए। कश्यप की तबीयत हम्बल की वजह से अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। उस पर मुस्तकिल थकावट और कमज़ोरी हावी थी। एक रात उसे सर्दी लगकर शदीद बुखार चढ़ गया। उसका सारा जिस्म आग की तरह तप रहा था और वो नीम ख़ुनूदगी की हालत में बिस्तर पर निढाल पड़ी थी। कश्यप, आंखें खोलो मेरी जान, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारा पूरा जिस्म चल रहा है। जवार की इंतहाई परेशान और घबराई हुई आवाज़ ने कश्यप की बंद आंखों के पर्दे पर दस्तक दी। मुझे सर्दी लग रही है, मुझे अकेला छोड़ दे। कश्यप ने सर्दी से कांपते अपने ऊपर कंबल खींचा और बेबसी से करवट बदल ली। मैं तुम्हें इस हालत में अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ कश्यप? तुम मेरी जान हो। जवार ने फौरन पानी का एक प्याला मंगवाया और सारी रात जाग कर उसके सराहने बैठा। ठंडे पानी की पट्टियां उसके तपते हुए माथे पर रखता रहा। मुझे माफ़ कर दो कश्यप, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया है। मैं एक दरिंदा था। मैंने तुम्हारे कदमों में गिरकर माफ़ी मांगता हूँ मैं। जवार की जब्त का बंधन टूट गया था और वो कश्यप का गर्म हाथ अपने चेहरे से लगाकर ज़ारों की तार होने लगा। कश्यप जो बुखार की शिद्दत से नीम ख़ुनूदगी में थी, उसने जवार के सच्चे और गर्म आंसू को अपने हाथ की पुश्त पर गिरते हुए वासा महसूस किया। उसके दिल में बरसों से जमी नफरत की बर्फ तेजी से पिघलने लगी। उसका बदला लेने का अटल इरादा पूरी तरह से मुतज़लज़ल होने लगा। ये आंसू सच्चे हैं या फिर ये कोई नया फरेब है जो मुझे उसकी तरफ खींच रहा है? कश्यप ने बंद आंखों के साथ खुद से सवाल किया, लेकिन जवार की सिसकियों में छुपी सच्ची तड़प ने उसे अंदर तक हिला दिया। अगले दिन कश्यप का बुखार टूट गया, लेकिन उसने फैसला किया कि अपने बाप के खिलाफ बनाए के सबूत, झूठे कागजात की असल कॉपियां भी हासिल करके रहेगी। उसे जवार की स्टडी रूम की अलमारी की चाबियां उसकी कोट की जेब से इंतहाई एहतियात से निकाली। एक दोपहर जब जरीना बेगम और नताशा किसी तकरीब में गई हुई थी और जवार मिल गया हुआ था, कश्यप स्टडी रूम में दाखिल हुई। मुझे वो फाइल हर सूरत ढूंढनी है, इससे पहले कि कोई हवेली में वापस आ जाए। कश्यप ने अपने आप को हदायत दी और अलमारी का ताला खोलकर फाइलों को ढेर खंगालने लगी। काफ़ी तलाश के बाद उसके हाथों मखसूस और सादा सुर्ख फाइल लग गई, जिसके ऊपर रहमत अली केस लिखा था। उसने जल्दी से फाइल खोली और उसमें वो तमाम जेली बैंक स्टेटमेंट्स और हदायत दर्ज थी जिसके जरिए उसके ईमानदार बाप को फंसाया गया था। आखिरकार मेरी मेहनत रंग ले ही आई। अब मेरे पास जवार के खिलाफ तमाम पुख्ता और नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद है। कश्यप ने उस फाइल को अपने दुपट्टे में एहतियात से छुपा लिया और अलमारी को वापस लॉक करके चाबियां अपने पास महफूज कर ली। जब कश्यप को मुकम्मल और 100% यकीन हो गया कि अब उसके पास जवार को बेनकाब करने का हर सबूत मौजूद है, तो उसने चौधरी हाशिम के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर आ जाओ कश्यप। क्या बात है, तुम क्यों परेशान लग रही हो? चौधरी हाशिम ने अपनी ऐनक उतारते इंतहाई कदरे नरमी से पूछा। बाबा साईं, मुझे आपसे एक इंतहाई अहम और निजी गुफ्तगू करनी है। आज रात खाने की मेज़ पर मैं आपको सच दिखाना चाहती हूँ। कश्यप ने निहायत अदब लेकिन मुकम्मल एतमाद के साथ दरख्वास्त की। चौधरी हाशिम ने इस बात में सर हिला दिया। उसी रात हवेली के वसी और शानदार डाइनिंग हॉल में खाने की मेज़ पर पूरा ख़ानदान मौजूद था। बेगम जरीना, नताशा, जवार और चौधरी हाशिम सब अपनी अपनी नशिस्तों पर जमा थे। माहौल में एक अजीब सी खामोशी और तनाव था। बाबा साईं, आपने मुझे इजाज़त दी थी कि मैं आपके सामने कुछ हकायक रखूं। कश्यप अपनी कुर्सी से खड़ी हुई और उसकी आवाज़ में किसी किस्म की कोई खौफ या हिचकिचाहट नहीं थी। ये सड़क छाप लड़की अब हमारे साथ बैठकर खाने की मेज़ पर तकरीरें करेगी। क्या हमारे ख़ानदान का यही मयार रह गया? बेगम जरीना ने फौरन तंज का तीर चलाया और चम्मच प्लेट में जोर से पटका। खामोश रहो जरीना और कश्यप को अपनी बात मुकम्मल करने दो। बोलो बेटी, तुम क्या कहना चाहती हो? चौधरी हाशिम ने अपनी बीवी को सख्ती से खामोश करवाया और कश्यप की तरफ मुतवज्जा हुए। आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे बाप रहमत अली ने कभी कोई चोरी नहीं की। उन्हें एक साजिश के तहत फंसाया गया था। कश्यप ने बगैर किसी तमहीद के सीधा मुद्दा बयान किया। अपना मोबाइल फ़ोन मेज़ के ऐन दरमियान में रख दिया। कि तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारा बाप एक चोर था और उसे जवार ने जेल भिजवाया था। नताशा ने गुस्से से खड़े होकर चीखने की कोशिश की। कश्यप ने नताशा की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि नहायत इत्मीनान के साथ फ़ोन की स्क्रीन पर क्लिक किया और वो ऑडियो रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। हॉल में जवार और तारिक मैनेजर की वो साजिशी गुफ्तगू पूरी सराहियत के साथ गूंजने लगी। ऑडियो सुनते जवार का चेहरा फक हो गया और उसने शर्मिंदगी से अपना सर झुका लिया। ये है वो सच बाबा साईं,
اور یہ رہی وہ اصلی فائل جس میں میری ایماندار باپ کو پھنسانے کی پوری جعلی ہدایت اور کاغذات موجود ہیں۔ کشف نے وہ سادہ سرخ فائل چودھری ہاشم کے سامنے میز پر رکھ دی اور انہیں ٹھوس ثبوتوں کے ساتھ بتایا کہ کیسے ان کے بیٹے نے اپنے غرور کی تسکین کے لیے ایک غریب ملازم کو جھوٹے مقدمے پر پھنسایا۔ چودھری ہاشم جو ہمیشہ سے حق، انصاف اور اصولوں کے علمدار رہے تھے، یہ تمام ناقابل تردید ثبوت دیکھ کر ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ان کے ہاتھ کانپنے لگے اور انہوں نے وہ فائل زور سے میز پر ماری۔ سوار ہاشم، کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ سے۔ چودھری ہاشم کی گرجدار آواز نے پورے ہال کو ہلا کر رکھ دیا۔ زوال مجروح اپنی طرف کانپتا اپنی کرسی سے کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں شدید ندامت اور ہار تھی۔ اس سے پہلے کوئی سمجھ پاتا چودھری ہاشم نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ زوال کے منہ پر رسید کیا۔ تھپڑ کی گونج پورے ہال میں سنائی دی۔ تم نے میرے اصولوں، میری تربیت اور میرے خاندانی نام کا جنازہ نکال دیا زوال۔ تم ایک ایماندار انسان کی بربادی کے ذمہ دار ہو۔ چودھری ہاشم نے شدید غصے میں دہاڑتے ہوئے کہا۔ ان کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ مجھے معاف کر دے بابا، میں اندھا ہو گیا تھا اپنی طاقت اور دولت کے غرور میں۔ زوال نے روتے ہوئے اپنے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور بغیر کوئی جھوٹی صفائی پیش کی اپنی تمام سازشوں کو اعتراف کر لیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کڑی سزا کا مکمل حقدار ہے۔ آج سے تم اس خاندانی جائیداد اور کاروبار کے تمام عہدوں سے فارغ ہو۔ تمہارا اس ملک پر کوئی حق نہیں ہے، اور تمہاری سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ تم کل صبح رحمت علی کے گھر جا کر ان کے قدموں میں گر کر معافی مانگو گے۔ چودھری ہاشم نے اپنا حتمی اور اٹل فیصلہ سنایا، جس نے بیگم زرینہ اور نتاشا کی ہوش اڑا دیا، لیکن زوال نے سر جھکا اس فیصلے کو قبول کر لیا۔ اگلی صبح کی دھوپ بہت روشن اور امید فضا تھی۔ زوال کشف کو لے کر رحمت علی کے ایک چھوٹے سے گھر پہنچا۔ دروازہ کھلا تو رحمت علی اپنے داماد اور بیٹی کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ مجھے معاف کر دے رحمت صاحب، میں ایک ظالم اور درندہ انسان تھا۔ میں نے آپ کی شرافت اور ایمانداری کا خون کیا ہے۔ سوار سیدھا رحمت علی کے قدموں میں گر گیا اور زاروں کے تار روتے ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ کہ آپ کیا کر رہے ہیں چودھری صاحب؟ اٹھے، خدا کے لیے میں نے آپ کو اللہ کے نام پر معاف کیا۔ رحمت علی نے فوراً زوال کو کندھے سے پکڑ کر اٹھایا اور ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ میں آپ کو آپ کی نوکری پورے وقار اور عزت اور ڈبل پرموشن کے ساتھ واپس لوٹاتا ہوں۔ آپ آج سے اسی مل کے برابر کے پارٹنر ہیں۔ زوال نے روتے ہوئے اعلان کیا اور رحمت علی کے ہاتھ چوم لیے۔ اس کے بعد زوال نے کشف کی طرف رخ کیا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور چہرے پر سچی ندامت تھی۔ کشف، میں نے تمہارے سامنے اپنے تمام گناہوں کا سچا پچھتاوا کر لیا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ تمہارے میں قابل نہیں ہوں۔ میں تمہیں چھوڑنے کی پیشکش کرتا ہوں تاکہ تم ہمیشہ کے لیے آزاد ہو سکو اور اپنی مرضی سے زندگی گزار سکو۔ زوال نے انتہائی ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا اور کشف سے نظریں چرا لی۔ کشف نے زوال کی طرف گہری نظروں سے دیکھا۔ اس نے پچھلے کئی عرصے میں زوال کے اندر کی رحمدلی، اس کی سچی توبہ اور اس کی مکمل تبدیلی شدہ شخصیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ زوال اب وہ مغرور جاگیردار نہیں رہا جس انسان نے سچے دل سے توبہ کر لی ہو۔ وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت لی، اسے تنہا چھوڑنا انصاف نہیں ہے۔ کشف نے پرسکون اور نرم لہجے میں جواب دیا اور زوال کی آنکھوں میں حیرت کی چمک ہوئی۔ کیا تم واقعی مجھے معاف کر رہی ہو کشف؟ کیا تم اس درندے کو ایک موقع دے رہی ہو؟ زوال نے بے یقینی سے پوچھا اور اس کے چہرے پر ایک نئی امید جاگ اٹھی تھی۔ میں آپ کو اپنے آنے والے بچے کا مستقبل کی خاطر، آپ کی سچی تبدیلی کی خاطر معاف کرتی ہوں زوال ہاشم۔ ہم پرانی تمام تلخیوں کو آج ہی دفن کر دیتے ہیں۔ کشف نے ایک پروقار مسکراہٹ کے ساتھ فیصلہ کیا اور زوال نے تشکر سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پرانی تلخیوں، درد اور انتقام کی آگ کو ہمیشہ کے لیے بجھا کر ایک نئی پرسکون اور خوشگوار سفر کا آغاز کیا۔ محبت اور سچی توبہ نے آخر کار غرور اور نفرت کو شکست دے دی تھی۔